हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आज आपके लिए मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हाउ टू एनालाइज मॉक्स। नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, आप सबकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो चुकी है एंड वी आर बेसिकली इन द मिडल ऑफ सितंबर। तो हमारे पास अब जो डेट्स बचे हैं, हाफ ऑफ सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। दिसंबर में यू विल बी फेसिंग योर एग्जाम फॉर क्लैट पीजी, और उससे पहले जरूरी है प्रैक्टिस, बिकॉज नॉट ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड नाउ वुमन परफेक्ट, बट इट ऑल्सो गिव्स यू दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई हो जाएगा, एग्जाम है लेकिन निकल जाएगा। तो प्रैक्टिस ना सिर्फ एक्यूरेसी के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, और एक आपके सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो, प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो मॉक्स दे रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए उसको भी एनालाइज करते जाओ। और उसको एनालाइज क्यों करना है, कैसे करना है, इस बारे हम मैं आज बात करेंगे। ठीक है। ओके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, व्हाई टू एनालाइज मॉक्स, कि मॉक्स एनालाइज करने की जरूरत ही क्या है। तो मॉक्स एनालाइज करने की जरूरत इसलिए है, इमेजिन के अभी आज के डेट में तुमने कोई मॉक पेपर लिखा, वो मॉक पेपर लिखने के बाद अगर तुम्हें पता नहीं है कि कहाँ गलती कर रहे हो, किस एरिया को सुधारा जा सकता है, तो बाय द टाइम जब तक क्वेश्चन पेपर आएगा यू वोंट रियलाइज कि कैसे अपने स्कोर को इम्प्रूव किया जा सकता था व्हेन यू हैड टाइम। तो सिर्फ पेपर लिख देना, एक पर्टिकुलर स्कोर आ जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। उस स्कोर को आगे बढ़ाना और उसको बेटर इम्प्रूव कर पाना, उसके लिए जरूरी है कि आप जिस मॉक को लिख रहे हो उसे साथ साथ एनालाइज भी करते चलो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से सवाल पूछते हैं कि मैम कितने मॉक्स डेली में अटेम्प्ट करना रीजनेबल है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो अब जब सितंबर चल रहा है तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 मॉक्स आपको लिखने चाहिए। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो नंबर ऑफ मॉक्स भी बढ़ते जाने चाहिए। सो अगर मैं अक्टूबर की बात करूं तो अगर हफ्ते में आज 3 मॉक दे रहे हो तो अक्टूबर में वही हफ्ते के कम से कम 5 से 6 मॉक्स हो जाने चाहिए। और अगर नवंबर की बात करोगे तो ऑलमोस्ट उससे डबल, बिकॉज दिसंबर में तो एग्जाम ही है। इसलिए नंबर ऑफ मॉक्स का भी ध्यान रखो कि कितने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। अब द मेन क्वेश्चन इज कि भाई मॉक्स हम एनालाइज कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। तो मॉक्स एनालाइज करने के दो पर्पस है कि पहला तो एक्यूरेसी डेवलप हो। ठीक है। कोई क्वेश्चन जो तुमने नहीं आया वो, तुमने जो गलत अटेम्प्ट किया वो, कोई क्वेश्चन जो लक बाय चांस सही हो गया वो चीजें क्वेश्चन पेपर में नहीं हो तो आपकी एक्यूरेसी डेवलप हो जाए। दूसरा, कई बच्चों में देखा गया है कि एक्यूरेसी तो ठीक होती है लेकिन उन इतने बड़े बड़े पैसेजेस पढ़ने के बाद जो कि जजमेंट बेस्ड होते हैं, आप कई बार अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपसे मिस आउट हो जाते हैं। तो जब आप मॉक्स लिख रहे हो और उन्हें एनालाइज कर रहे हो तो इन दो चीजों को ध्यान में रखे करो माइंड में, कि मुझे एक्यूरेसी अपनी बिल्ड करनी है और इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट जो है वो इनकलकेट करना है। अब ये होगा कैसे वो देखो। ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। तो जो हमारा स्टेप 1 है, मैं साइड हो जाती हूँ। हमारा जो स्टेप 1 है वो है सॉल्व द अनअटेंडेड एंड रॉन्ग पार्ट। ठीक है। जब आप मॉक्स देते हो तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ऐसे हैं जो एक बार में आपको पता है कि मुझे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको एक बार में आपको पता है नहीं आते। आप एक गेस लगाते हो क्योंकि आपको कुछ ऑप्शंस का आइडिया होता है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जिन्हें आप छोड़ देते हो बिकॉज इट्स अ नेगेटिव मार्किंग। तो वो जो अनअटेंडेड या रॉन्ग पार्ट है ना, सबसे पहले उसको एनालाइज करो। ठीक है। जब अनअटेंडेड पार्ट एनालाइज कर रहे हो तो ये समझने की कोशिश करो कि वो क्यों नहीं आया, व्हाट वाज द रीजन जिसकी वजह से तुम्हें नहीं आया। दूसरा, उसका आंसर फिगर आउट करो। और जब ये कर ही रहे हो तो ऑलवेज रिमेम्बर, कीप नोट्स, अपने साथ उसको नोट कर लो, क्योंकि जब तुम रिवीजन करने बैठोगे तो वही नोट्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। ठीक है। और वो मॉक्स एनालाइज करते वक्त जो एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है वो है कि जब तुम मॉक्स एनालाइज कर रहे हो तो मेक श्योर व्हाट एग्जैक्टली इज दैट यू कैन डू विच कैन हेल्प यू रिड्यूस टाइम, जब तुम उसी मॉक को या तो दोबारा अटेम्प्ट करने बैठोगे या फिर कोई नया मॉक अटेम्प्ट करते हो। So A, when you analyze your mocks, try to figure out first कि unattempted part कौन सा है। ठीक है। unattempted part में क्यों attempt नहीं हो पाया, उस unattempted part का actual answer, keep that note of it, make sure that you make notes how to reduce the time and also to identify the reason of your wrong answer, कि wrong अगर कोई आंसर है तुम्हारा तो उसका रीजन क्या हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं तो उसके ये पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, ये देखो। पॉसिबल रीजंस कुछ कुड बी
योर लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, या तो पता ही नहीं था, उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं था। मुझे नहीं पता भाई सेक्शन 108 क्या कहता है, आई एम टॉकिंग अबाउट आईपीसी नॉट भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन का था या फिर केल्सन का था, कौन बात कर रहा था पॉजिटिव लॉ स्कूल की, मुझे नहीं पता था। तो तुम्हारी कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, पता तो था लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी थी, क्योंकि रिवीजन नहीं किया था, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस नहीं करी थी। सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे नहीं समझ में आया कि उन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। कई बार जजमेंट बेस्ड जब आपके पैराग्राफ्स होते हैं, तब आपको आंसर के साथ साथ एक रीजनिंग भी दी होती है। तो कई बार आपको आंसर पता होता है लेकिन साथ में जो रीजनिंग दी है वो नहीं पता होती कि रीजनिंग सही है या गलत। तो कई बार हमारे आंसर्स में मिस्टेक इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारी रीजनिंग प्रॉपरली अलाइन नहीं थी। और लास्टली कई बार हमसे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। हमें पता है सेक्शन नंबर पर, वो देखने में हमसे गलती हो गई। हम कुछ सोच रहे थे और गलती से कोई और आंसर मार्क हो गया। तो हमें पता होता है हमारी सिली मिस्टेक्स जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में, फोकस ना होने के चक्कर में, घबराहट में, टाइम मैनेज करने के चक्कर में कई बार हमसे सिली मिस्टेक हो जाती है। तो वो सिली मिस्टेक्स जो है वो आपसे ना हो। तो व्हेन यू ट्राइंग टू आइडेंटिफाइंग while analyzing कि रॉन्ग पार्ट किस वजह से हुआ है, ट्राई टू फाइंड दोज रीजंस, ताकि पता होगा कि किस एरिया पे ज्यादा काम करना है। स्टेप टू जो है वो है आपका कि आप स्पेसिफिक मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो कि आपकी क्या स्पेसिफिक मिस्टेक्स थी। अगर मैं एलएलएम की क्वेश्चन पेपर्स में बात करूं, तो जिस तरीके का सिलेबस आता है, स्पेसिफिक मिस्टेक्स हो सकती है सेक्शन रिलेटेड, केसेस रिलेटेड, इलस्ट्रेशन रिलेटेड, या फिर कोई एरिया जो एक्सप्लोर ही नहीं किया है, उस अनएक्सप्लोर्ड एरिया से रिलेटेड। ये वो स्पेसिफिक मिस्टेक्स हैं, ठीक है। लास्ट जो है आपका स्टेप 3, वो है एनालाइज ऑल क्वेश्चंस दैट यू गॉट राइट। रॉन्ग एनालाइज कर लिया, अनअटेंडेड एनालाइज कर लिया, उसके पॉसिबल रीजंस एनालाइज कर लिए, अब राइट भी एनालाइज करो जो तुम्हारे एकदम सही गए थे। झूठ नहीं बोलना है खुद से, कई बार लक फैक्टर के चलते हमारे कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है। और हो सकता है कई बार लक फैक्टर नहीं हो, तुम्हें जेन्युइनली आंसर पता है, बट इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट भी तो सीखना है ना। तुम्हें पता होना चाहिए कि हाउ टू डेवलप अ फास्टर वे टू आंसर दैट क्वेश्चन। अगर वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो भी। तो जो फाइनल आउटकम तुम टारगेट कर रहे हो while analyzing that entire mock is, first आइडेंटिफाई द टॉपिक्स यू डोंट नो। तो तुम्हें पता है किस एरिया में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। Identify the mistakes you have been making and why you are making such mistakes, so that you can work in that area. Your areas of improvement, यानी आता तो है, क्लैरिटी भी है, लेकिन कुछ बेटर किया जा सकता है टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ कि दीज आर योर स्ट्रेंथ, इसमें कम टाइम भी दोगे तो भी मैनेज किया जा सकता है, सो दैट यू कैन गिव मोर टाइम टू योर वीकनेसेस। जैसे मैं अपना बताऊं, so I'm weak in company law, right? But I'm good in constitution. I'm good in jurisprudence. I might be weak in what are the areas I might be weak? I might be weak in say procedural laws, right? I might be weak in IT law. सो फिगर आउट के अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन को दिए जाने वाला टाइम थोड़ा सा जो है कंपनी लॉ में दे दूं, तो मैं दोनों में बैलेंस करके चल सकती हूँ, एंड ऑल वी नीड इज बैलेंस। इट इज इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ। एंड लास्ट, डिवाइड योर एंटायर स्ट्रैटेजी इनटू 3 पार्ट। पहला, अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट। उस एरिया पे फोकस करो जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अच्छा, ये आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपको एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें हमने प्रीवियस सारे क्वेश्चन पेपर का एक एनालिसिस कर रखा है, जिसमें हम बताते हैं कि किस सेक्शन, किस सब्जेक्ट से पिछले कुछ सालों से कितने क्वेश्चंस आए थे और किस एरिया में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये देखने के लिए हमारे पोर्टल पे जाइए, कोर्सेज एक्सप्लोर करिए, और अगर कोई कोर्स पसंद आता है तो रीच आउट टू अस, जिसके साथ आपको चेकलिस्ट भी मिलेगी। दूसरा एरिया है, दूसरा जो फेज है आपका, वो है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। अर्जेंट नहीं है बट हाँ इंपॉर्टेंट है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, राइट, इन्वायरमेंट लॉ। फॉर एन एग्जाम्पल, इन्वायरमेंट लॉ या कॉन्ट्रैक्ट लॉ से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन आते हैं। तो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, राइट। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है आईटी लॉ, राइट, या फिर फॉर एन एग्जाम्पल
माइनर छोटा सा कंपटीशन लो, बहुत उसमें एक या दो मुश्किल, कभी मोटर व्हीकल एक्ट, एक या दो क्वेश्चन कभी हार्डली आएगा, बट आएगा जरूर, तो छोड़ना उसको भी नहीं है। बट इट्स नॉट दैट अर्जेंट और दैट इंपॉर्टेंट कि उसको सबसे पहले लेके बैठो। तो ये एक डिमार्केशन आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू कन्वे इज कि मॉक एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मॉक देके छोड़ मत दो, उसके बाद उसको एनालाइज करो, पता करो कि कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, क्यों गलती कर रहे हो, व्हाट आर द मिस्टेक्स यू हैव बीन डूइंग, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। 3 पॉइंट्स मैं एडिशनली बोलूंगी जिसको आपको याद रखने की जरूरत है, वो है कि मॉक देने के बाद ज्यादा लंबा वेट नहीं करना। मॉक देने के बाद उसको फर्स्ट 24 to 36 आवर्स में ही एनालाइज कर लेना चाहिए। माइंड फ्रेश है, वो रिदम में रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। मॉक्स एनालाइज करते वक्त ऑलवेज कीप नोट्स, अपने पास नोट्स बनाते रहो, ताकि याद रहेगा जब नेक्स्ट टाइम मॉक लेकर बैठोगे या उसका एनालिसिस लेकर बैठोगे। एंड बिकॉज कम से कम 2 से 5 घंटा तो नहीं, 6 घंटे तो नहीं, बट कम से कम 2 से 4 घंटे का टाइम स्पेयर अपने पास लेके चलो जब तुम मॉक एनालाइज कर रहे हो, क्योंकि तुम उस मॉक को सिर्फ दोबारा नहीं दे रहे हो, तुम उस मॉक को दोबारा नहीं दे रहे हो, तुम एनालाइज कर रहे हो, तो तुम अनअटेंडेड पोर्शन भी देखोगे, उसका आंसर भी ढूंढोगे, रॉन्ग पोर्शन भी देखोगे, उसका आंसर भी ढूंढोगे, राइट आंसर भी देखोगे, देखोगे सही था या नहीं था। You'll figure out your own strength, your own weaknesses, the reason for that. तो it will take time, लेकिन ये important practice है। अगर मॉक एनालिसिस करना शुरू कर दिया और उसको अपनी हैबिट में डाल लिया, तो यू आर ऑलरेडी इन top 5% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग फॉर द एग्जाम, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जो जो लोग इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड इन केस यू नीड एनी हेल्प, लीगल एज आफ्टर कॉलेज was always there for you. Thank you.